भारतवर्ष में अनेक महापुरुष, वीर और वीरांगनाएं हुए हैं जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा और देश के लिए स्वयं के प्राणों की बलि दी। वर्तमान में भी भारत की जनता अखंड भारत के नाम पर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी। क्या होगा यदि भारत पुनः एक हो जाए? वर्तमान में भारत अनेक राज्यों में विभाजित है, जहां भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। संस्कृति के मामले में भी बहुत से राज्य एक दूसरे से अलग हैं। जीवन जीने के ढंग में भी बहुत अंतर है, परंतु मातृभूमि भारतवर्ष के लिए सदैव ही एकजुट रहते हैं। भारत हमेशा से ही बहुत समृद्ध रहा है, परंतु इसके एक के बाद एक टुकड़े होते गए और यह अनेक भागों में विभाजित हो गया और प्राचीन भारत की तुलना में भारत देश बहुत छोटा होता चला गया। यदि भारत विभाजित नहीं होता तो जो देश आज दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची में सम्मिलित हैं, वो भारत की तुलना में बहुत छोटे और पीछे होते। वैसे तो यह महज एक कल्पना ही है, लेकिन चलिए फिर भी जानते हैं कि यदि भारत फिर से एक हो जाए तो क्या होगा। प्राचीन भारत से सन 1747 में अफगानिस्तान अलग हुआ। 1768 में नेपाल ने भी एक अलग देश बनाया। 1907 में भूटान, 1947 में पाकिस्तान, 1948 में श्रीलंका और 1971 में बांग्लादेश भी अलग हो गए। इनके अतिरिक्त कुछ और भी भारत के छोटे छोटे हिस्से अलग हुए। साल 2017 में भारत की कुल जनसंख्या 133 करोड़ थी। अफगानिस्तान की 3.5 करोड़, नेपाल की 2.9 करोड़, भूटान की जनसंख्या 8 लाख, पाकिस्तान की 19.7 करोड़, श्रीलंका की 2.1 करोड़ और बांग्लादेश की 16.4 करोड़ है। तो यदि भारत खंडित नहीं होता तो भारत की कुल जनसंख्या लगभग 177 करोड़ होती। मतलब भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होता, जिससे देश के पास जनशक्ति या श्रम शक्ति सबसे अधिक होते। तब शायद व्यापार, खेती आदि अधिक होते। भारत अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकता था। देश की जीडीपी भी अधिक होती। परंतु इतनी जनसंख्या होने पर चुनौती यह थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकारों के लिए आसान नहीं होता। अगर जीडीपी के संदर्भ में देखा जाए तो महाराष्ट्र $430 बिलियन जीडीपी के साथ पहले नंबर पर होगा। तमिलनाडु $250 बिलियन जीडीपी के साथ दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक $230 बिलियन जीडीपी के साथ क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर। वहीं अगर गरीबी की बात करें तो इस सूची में अफगानिस्तान के बहुत से राज्य होंगे। अफगानिस्तान की एक बड़ी संख्या गरीबी रेखा से नीचे है। वहां की अधिकांश जनता को अच्छा खाना पीना भी नहीं मिलता। अफगानिस्तान की ऐसी स्थिति रोजगार की कमी के कारण है। अब राज्यों के क्षेत्रफल की बात करते हैं। वर्तमान में पहले नंबर पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र है। यदि भारत अपनी मूल स्थिति में होता तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान होता, जो पाकिस्तान में स्थित है। वहीं देश के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्र 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का है। पाकिस्तान कुल 8,81,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अफगानिस्तान का कुल क्षेत्र 6,52,000 वर्ग किलोमीटर का है। वहीं नेपाल और बांग्लादेश 1,47,000, भूटान 38,000 स्क्वायर किलोमीटर और श्रीलंका 65,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इस तरह अखंड भारत का कुल क्षेत्रफल 52,17,000 वर्ग किलोमीटर का होगा। अब बात करते हैं भारत से अलग हुए देशों के किसी भी हिस्से में जाने की। मान लीजिए आपको पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद या श्रीलंका के कोलंबो या अफगानिस्तान के कंधार में जाना हो, तो अखंड भारत में आपको केवल ट्रेन या बस की ही आवश्यकता पड़ेगी। सरकार से अनुमति, पासपोर्ट आदि की कोई जरूरत नहीं होगी।
क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के नोटों पर कुल 17 भाषाएं लिखी हुई हैं? यदि भारत फिर से एक हुआ तो नोट पर कुल 24 भाषाएं होंगी। अब बात करते हैं भारत के सबसे विवादास्पद राज्य जम्मू कश्मीर की। सन 1947 में जब भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ, तब से ही इस राज्य को लेकर भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद है। कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसे POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, और कुछ हिस्सा चीन के पास है जिसे अक्साई चिन कहते हैं। अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर पर आए फैसले के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिया गया। धारा 370 के हटने से बहुत विवाद हुआ। आज़ादी की शुरुआत से ही कश्मीर विवादों से घिरा है। जहां कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहा जाता था, वहीं आज इसकी तस्वीर बदलकर कुछ और ही हो गई है। आज भी कश्मीर की सुंदरता वैसी ही है, लेकिन विवादों से घिरे इस स्वर्ग ने बहुत भयावह दृश्य भी देखे हैं। यदि आज अखंड भारत होता तो कश्मीर पहले की तरह ही विवाद रहित और वास्तव में स्वर्ग ही होता। भारत और पाकिस्तान एक होते और कश्मीर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। एक सशक्त देश के किसी भी राज्य पर कब्जा करना नामुमकिन सा ही होता। जहां वर्तमान में लोग कश्मीर घूमने जाने से पहले 2 बार सोचते हैं, न्यूज़ चेक करते हैं, वहीं यदि भारत फिर एक हो जाए तो कश्मीर में अन्य राज्यों की तरह किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा और लोग निडर होकर कश्मीर की खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकेंगे। अखंड भारत में कश्मीर एक शांत राज्य होगा। अखंड भारत में अपेक्षाकृत कम सेना का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही देश की ऊर्जा और समय विकास में लगेंगे। उदाहरण के लिए यदि पाकिस्तान भी भारत में आ जाए तो जो सरहदों पर तनावों की खबरें आती रहती हैं, यह सब खत्म हो जाएगा। साथ ही पाकिस्तानी आतंकी हमलों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। आतंकी हमले खत्म हो जाएंगे यह कहना तो मुश्किल है। अब यदि पर्यटन की बात करें तो अखंड भारत में पर्यटन बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अभी की अपेक्षा भारत में अनेक पर्यटन स्थल जुड़ जाएंगे, जिस कारण विश्व भर में भारत पर्यटन का और भी बड़े स्तर पर प्रचार होगा। साथ ही भारत में आय के माध्यम बढ़ जाएंगे। आजकल जहां भारत के लोग विदेशों में घूमने जाते हैं, उनके पास एक्सप्लोर करने के लिए और भी बहुत से ऑप्शंस होंगे। विदेशों से भी अब की तुलना में और भी बड़ी संख्या में लोग भारत दर्शन के लिए आएंगे। इससे भारत का पैसा तो देश में रहेगा ही, साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटकों का भी पर्यटन के माध्यम से देश की इनकम में बड़ा योगदान होगा। अखंड भारत में भारत को अलग हुए देशों के एयर स्पेस और इनसे गुजरने वाले समुद्री रास्ते उपयोग करने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे और यह है CPEC लाइन, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दरअसल चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर यह कॉरिडोर बनाया है। यह लाइन ग्वादर से गुजरती हुई सीधा चीन में जाती है। यह रेलवेज और रोडवेज फ्रेंडली है। इससे चीन को बहुत फायदा है, क्योंकि इसकी सहायता से चीन भारत के एक बड़े समुद्री क्षेत्र को पार किए बिना ही एशिया के अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। CPEC बनाकर चीन ने अपने लिए बहुत सी चीजों को बहुत आसान कर लिया है। यदि अखंड भारत आज होता तो चीन को कभी यह कॉरिडोर बनाने की परमिशन नहीं देता और चीन को व्यापार के लिए भारत के समुद्र को पार करना पड़ता, जिससे भारत के लिए एक बड़ा फायदा था। अब यदि समुद्री मार्ग की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की समुद्री सीमाओं को मिलाकर अखंड भारत के पास एक बहुत बड़ी समुद्र सीमा होगी। इसके साथ ही नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान को भी समुद्री सीमाएं मिलेंगी। भारत को समुद्री मार्गों से होने वाले व्यापार में बड़ी सहायता मिलेगी। साथ ही सभी देशों के पानी के जहाज मिलाकर भारत के पास एक बड़ी संख्या में जहाज होंगे। तो दोस्तों, यह है अखंड भारत की ताकत। अखंड भारत में और क्या क्या परिवर्तन होंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भारतवर्ष में अनेक महापुरुष, वीर और वीरांगनाएं हुए हैं, जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा और देश के लिए स्वयं के प्राणों की बलि दी। वर्तमान में भी भारत की जनता अखंड भारत के नाम पर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी।
क्या होगा यदि भारत पुनः एक हो जाए? वर्तमान में भारत अनेक राज्यों में विभाजित है, जहां भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। संस्कृति के मामले में भी बहुत से राज्य एक दूसरे से अलग हैं। जीवन जीने के ढंग में भी बहुत अंतर है, परंतु मातृभूमि भारतवर्ष के लिए सदैव ही एकजुट रहते हैं। भारत हमेशा से ही बहुत समृद्ध रहा है, परंतु इसके एक के बाद एक टुकड़े होते गए और यह अनेक भागों में विभाजित हो गया और प्राचीन भारत की तुलना में भारत देश बहुत छोटा होता चला गया। यदि भारत विभाजित नहीं होता तो जो देश आज दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची में सम्मिलित हैं, वो भारत की तुलना में बहुत छोटे और पीछे होते। वैसे तो यह महज एक कल्पना ही है, लेकिन चलिए फिर भी जानते हैं कि यदि भारत फिर से एक हो जाए तो क्या होगा। प्राचीन भारत से सन 1747 में अफगानिस्तान अलग हुआ। 1768 में नेपाल ने भी एक अलग देश बनाया। 1907 में भूटान, 1947 में पाकिस्तान, 1948 में श्रीलंका और 1971 में बांग्लादेश भी अलग हो गए। इनके अतिरिक्त कुछ और भी भारत के छोटे छोटे हिस्से अलग हुए। साल 2017 में भारत की कुल जनसंख्या 133 करोड़ थी। अफगानिस्तान की 3.5 करोड़, नेपाल की 2.9 करोड़, भूटान की जनसंख्या 8 लाख, पाकिस्तान की 19.7 करोड़, श्रीलंका की 2.1 करोड़ और बांग्लादेश की 16.4 करोड़ है। तो यदि भारत खंडित नहीं होता तो भारत की कुल जनसंख्या लगभग 177 करोड़ होती। मतलब भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होता, जिससे देश के पास जनशक्ति या श्रम शक्ति सबसे अधिक होते। तब शायद व्यापार, खेती आदि अधिक होते। भारत अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकता था, देश की जीडीपी भी अधिक होती। परंतु इतनी जनसंख्या होने पर चुनौती यह थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकारों के लिए आसान नहीं होता। अगर जीडीपी के संदर्भ में देखा जाए तो महाराष्ट्र $430 बिलियन जीडीपी के साथ पहले नंबर पर होगा। तमिलनाडु $250 बिलियन जीडीपी के साथ दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक $230 बिलियन जीडीपी के साथ क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर। वहीं अगर गरीबी की बात करें तो इस सूची में अफगानिस्तान के बहुत से राज्य होंगे। अफगानिस्तान की एक बड़ी संख्या गरीबी रेखा से नीचे है। वहां की अधिकांश जनता को अच्छा खाना पीना भी नहीं मिलता। अफगानिस्तान की ऐसी स्थिति रोजगार की कमी के कारण है। अब राज्यों के क्षेत्रफल की बात करते हैं। वर्तमान में पहले नंबर पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र है। यदि भारत अपनी मूल स्थिति में होता तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान होता, जो पाकिस्तान में स्थित है। वहीं देश के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्र 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का है। पाकिस्तान कुल 8,81,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अफगानिस्तान का कुल क्षेत्र 6,52,000 वर्ग किलोमीटर का है। वहीं नेपाल और बांग्लादेश 1,47,000, भूटान 38,000 स्क्वायर किलोमीटर और श्रीलंका 65,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इस तरह अखंड भारत का कुल क्षेत्रफल 52,17,000 वर्ग किलोमीटर का होगा। अब बात करते हैं भारत से अलग हुए देशों के किसी भी हिस्से में जाने की। मान लीजिए आपको पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद या श्रीलंका के कोलंबो या अफगानिस्तान के कंधार में जाना हो, तो अखंड भारत में आपको केवल ट्रेन या बस की ही आवश्यकता पड़ेगी। सरकार से अनुमति, पासपोर्ट आदि की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के नोटों पर कुल 17 भाषाएं लिखी हुई हैं? यदि भारत फिर से एक हुआ तो नोट पर कुल 24 भाषाएं होंगी। अब बात करते हैं भारत के सबसे विवादास्पद राज्य जम्मू कश्मीर की। सन 1947 में जब भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ, तब से ही इस राज्य को लेकर भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद है। कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है।
और कुछ हिस्सा चीन के पास है, जिसे अक्साई चिन कहते हैं। अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर पर आए फैसले के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिया गया। धारा 370 के हटने से बहुत विवाद हुआ। आज़ादी की शुरुआत से ही कश्मीर विवादों से घिरा है। जहां कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहा जाता था, वहीं आज इसकी तस्वीर बदलकर कुछ और ही हो गई है। आज भी कश्मीर की सुंदरता वैसी ही है, लेकिन विवादों से घिरे इस स्वर्ग ने बहुत भयावह दृश्य भी देखे हैं। यदि आज अखंड भारत होता तो कश्मीर पहले की तरह ही विवाद रहित और वास्तव में स्वर्ग ही होता। भारत और पाकिस्तान एक होते और कश्मीर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। एक सशक्त देश के किसी भी राज्य पर कब्जा करना नामुमकिन सा ही होता। जहां वर्तमान में लोग कश्मीर घूमने जाने से पहले 2 बार सोचते हैं, न्यूज़ चेक करते हैं, वहीं यदि भारत फिर एक हो जाए तो कश्मीर में अन्य राज्यों की तरह किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा और लोग निडर होकर कश्मीर की खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकेंगे। अखंड भारत में कश्मीर एक शांत राज्य होगा। अखंड भारत में अपेक्षाकृत कम सेना का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही देश की ऊर्जा और समय विकास में लगेंगे। उदाहरण के लिए यदि पाकिस्तान भी भारत में आ जाए तो जो सरहदों पर तनावों की खबरें आती रहती हैं, यह सब खत्म हो जाएगा। साथ ही पाकिस्तानी आतंकी हमलों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। आतंकी हमले खत्म हो जाएंगे यह कहना तो मुश्किल है। अब यदि पर्यटन की बात करें तो अखंड भारत में पर्यटन बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अभी की अपेक्षा भारत में अनेक पर्यटन स्थल जुड़ जाएंगे, जिस कारण विश्व भर में भारत पर्यटन का और भी बड़े स्तर पर प्रचार होगा। साथ ही भारत में आय के माध्यम बढ़ जाएंगे। आजकल जहां भारत के लोग विदेशों में घूमने जाते हैं, उनके पास एक्सप्लोर करने के लिए और भी बहुत से ऑप्शंस होंगे। विदेशों से भी अब की तुलना में और भी बड़ी संख्या में लोग भारत दर्शन के लिए आएंगे। इससे भारत का पैसा तो देश में रहेगा ही, साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटकों का भी पर्यटन के माध्यम से देश की इनकम में बड़ा योगदान होगा। अखंड भारत में भारत को अलग हुए देशों के एयर स्पेस और इनसे गुजरने वाले समुद्री रास्ते उपयोग करने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे और यह है CPEC लाइन, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दरअसल चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर यह कॉरिडोर बनाया है। यह लाइन ग्वादर से गुजरती हुई सीधा चीन में जाती है। यह रेलवेज और रोडवेज फ्रेंडली है। इससे चीन को बहुत फायदा है, क्योंकि इसकी सहायता से चीन भारत के एक बड़े समुद्री क्षेत्र को पार किए बिना ही एशिया के अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। CPEC बनाकर चीन ने अपने लिए बहुत सी चीजों को बहुत आसान कर लिया है। यदि अखंड भारत आज होता तो चीन को कभी यह कॉरिडोर बनाने की परमिशन नहीं देता और चीन को व्यापार के लिए भारत के समुद्र को पार करना पड़ता, जिससे भारत के लिए एक बड़ा फायदा था। अब यदि समुद्री मार्ग की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की समुद्री सीमाओं को मिलाकर अखंड भारत के पास एक बहुत बड़ी समुद्र सीमा होगी। इसके साथ ही नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान को भी समुद्री सीमाएं मिलेंगी। भारत को समुद्री मार्गों से होने वाले व्यापार में बड़ी सहायता मिलेगी। साथ ही सभी देशों के पानी के जहाज मिलाकर भारत के पास एक बड़ी संख्या में जहाज होंगे। तो दोस्तों, यह है अखंड भारत की ताकत। अखंड भारत में और क्या क्या परिवर्तन होंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भारतवर्ष में अनेक महापुरुष, वीर और वीरांगनाएं हुए हैं, जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा और देश के लिए स्वयं के प्राणों की बलि दी। वर्तमान में भी भारत की जनता अखंड भारत के नाम पर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी। क्या होगा यदि भारत पुनः एक हो जाए? वर्तमान में भारत अनेक राज्यों में विभाजित है, जहां भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। संस्कृति के मामले में भी बहुत से राज्य एक दूसरे से अलग हैं। जीवन जीने के ढंग में भी बहुत अंतर है, परंतु मातृभूमि भारतवर्ष के लिए सदैव ही एकजुट रहते हैं।
भारत हमेशा से ही बहुत समृद्ध रहा है, परंतु इसके एक के बाद एक टुकड़े होते गए और यह अनेक भागों में विभाजित हो गया और प्राचीन भारत की तुलना में भारत देश बहुत छोटा होता चला गया। यदि भारत विभाजित नहीं होता तो जो देश आज दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची में सम्मिलित हैं, वो भारत की तुलना में बहुत छोटे और पीछे होते। वैसे तो यह महज एक कल्पना ही है, लेकिन चलिए फिर भी जानते हैं कि यदि भारत फिर से एक हो जाए तो क्या होगा। प्राचीन भारत से सन 1747 में अफगानिस्तान अलग हुआ। 1768 में नेपाल ने भी एक अलग देश बनाया। 1907 में भूटान, 1947 में पाकिस्तान, 1948 में श्रीलंका और 1971 में बांग्लादेश भी अलग हो गए। इनके अतिरिक्त कुछ और भी भारत के छोटे छोटे हिस्से अलग हुए। साल 2017 में भारत की कुल जनसंख्या 133 करोड़ थी। अफगानिस्तान की 3.5 करोड़, नेपाल की 2.9 करोड़, भूटान की जनसंख्या 8 लाख, पाकिस्तान की 19.7 करोड़, श्रीलंका की 2.1 करोड़ और बांग्लादेश की 16.4 करोड़ है। तो यदि भारत खंडित नहीं होता तो भारत की कुल जनसंख्या लगभग 177 करोड़ होती। मतलब भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होता, जिससे देश के पास जनशक्ति या श्रम शक्ति सबसे अधिक होते। तब शायद व्यापार, खेती आदि अधिक होते। भारत अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकता था, देश की जीडीपी भी अधिक होती। परंतु इतनी जनसंख्या होने पर चुनौती यह थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकारों के लिए आसान नहीं होता। अगर जीडीपी के संदर्भ में देखा जाए तो महाराष्ट्र $430 बिलियन जीडीपी के साथ पहले नंबर पर होगा। तमिलनाडु $250 बिलियन जीडीपी के साथ दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक $230 बिलियन जीडीपी के साथ क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर। वहीं अगर गरीबी की बात करें तो इस सूची में अफगानिस्तान के बहुत से राज्य होंगे। अफगानिस्तान की एक बड़ी संख्या गरीबी रेखा से नीचे है। वहाँ की अधिकांश जनता को अच्छा खाना पीना भी नहीं मिलता। अफगानिस्तान की ऐसी स्थिति रोजगार की कमी के कारण है। अब राज्यों के क्षेत्रफल की बात करते हैं। वर्तमान में पहले नंबर पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र है। यदि भारत अपनी मूल स्थिति में होता तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान होता, जो पाकिस्तान में स्थित है। वहीं देश के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्र 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का है। पाकिस्तान कुल 8,81,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अफगानिस्तान का कुल क्षेत्र 6,52,000 वर्ग किलोमीटर का है। वहीं नेपाल और बांग्लादेश 1,47,000, भूटान 38,000 स्क्वायर किलोमीटर और श्रीलंका 65,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इस तरह अखंड भारत का कुल क्षेत्रफल 52,17,000 वर्ग किलोमीटर का होगा। अब बात करते हैं भारत से अलग हुए देशों के किसी भी हिस्से में जाने की। मान लीजिए आपको पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद या श्रीलंका के कोलंबो या अफगानिस्तान के कंधार में जाना हो तो अखंड भारत में आपको केवल ट्रेन या बस की ही आवश्यकता पड़ेगी। सरकार से अनुमति, पासपोर्ट आदि की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के नोटों पर कुल 17 भाषाएं लिखी हुई हैं? यदि भारत फिर से एक हुआ तो नोट पर कुल 24 भाषाएं होंगी। अब बात करते हैं भारत के सबसे विवादास्पद राज्य जम्मू कश्मीर की। सन 1947 में जब भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ, तब से ही इस राज्य को लेकर भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद है। कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है और कुछ हिस्सा चीन के पास है जिसे अक्साई चिन कहते हैं। अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर पर आए फैसले के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिया गया। धारा 370 के हटने से बहुत विवाद हुआ। आज़ादी की शुरुआत से ही कश्मीर विवादों से घिरा है। जहां कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहा जाता था, वहीं आज इसकी तस्वीर बदलकर कुछ और ही हो गई है।
आज भी कश्मीर की सुंदरता वैसी ही है, लेकिन विवादों से घिरे इस स्वर्ग ने बहुत भयावह दृश्य भी देखे हैं। यदि आज अखंड भारत होता तो कश्मीर पहले की तरह ही विवाद रहित और वास्तव में स्वर्ग ही होता। भारत और पाकिस्तान एक होते और कश्मीर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। एक सशक्त देश के किसी भी राज्य पर कब्जा करना नामुमकिन सा ही होता। जहां वर्तमान में लोग कश्मीर घूमने जाने से पहले 2 बार सोचते हैं, न्यूज़ चेक करते हैं, वहीं यदि भारत फिर एक हो जाए तो कश्मीर में अन्य राज्यों की तरह किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा और लोग निडर होकर कश्मीर की खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकेंगे। अखंड भारत में कश्मीर एक शांत राज्य होगा। अखंड भारत में अपेक्षाकृत कम सेना का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही देश की ऊर्जा और समय विकास में लगेंगे। उदाहरण के लिए यदि पाकिस्तान भी भारत में आ जाए तो जो सरहदों पर तनावों की खबरें आती रहती हैं, यह सब खत्म हो जाएगा। साथ ही पाकिस्तानी आतंकी हमलों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। आतंकी हमले खत्म हो जाएंगे यह कहना तो मुश्किल है। अब यदि पर्यटन की बात करें तो अखंड भारत में पर्यटन बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अभी की अपेक्षा भारत में अनेक पर्यटन स्थल जुड़ जाएंगे, जिस कारण विश्व भर में भारत पर्यटन का और भी बड़े स्तर पर प्रचार होगा। साथ ही भारत में आय के माध्यम बढ़ जाएंगे। आजकल जहां भारत के लोग विदेशों में घूमने जाते हैं, उनके पास एक्सप्लोर करने के लिए और भी बहुत से ऑप्शंस होंगे। विदेशों से भी अब की तुलना में और भी बड़ी संख्या में लोग भारत दर्शन के लिए आएंगे। इससे भारत का पैसा तो देश में रहेगा ही, साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटकों का भी पर्यटन के माध्यम से देश की इनकम में बड़ा योगदान होगा। अखंड भारत में भारत को अलग हुए देशों के एयर स्पेस और इनसे गुजरने वाले समुद्री रास्ते उपयोग करने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे और यह है CPEC लाइन, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दरअसल चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर यह कॉरिडोर बनाया है। यह लाइन ग्वादर से गुजरती हुई सीधा चीन में जाती है। यह रेलवेज और रोडवेज फ्रेंडली है। इससे चीन को बहुत फायदा है, क्योंकि इसकी सहायता से चीन भारत के एक बड़े समुद्री क्षेत्र को पार किए बिना ही एशिया के अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। CPEC बनाकर चीन ने अपने लिए बहुत सी चीजों को बहुत आसान कर लिया है। यदि अखंड भारत आज होता तो चीन को कभी यह कॉरिडोर बनाने की परमिशन नहीं देता और चीन को व्यापार के लिए भारत के समुद्र को पार करना पड़ता, जिससे भारत के लिए एक बड़ा फायदा था। अब यदि समुद्री मार्ग की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की समुद्री सीमाओं को मिलाकर अखंड भारत के पास एक बहुत बड़ी समुद्र सीमा होगी। इसके साथ ही नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान को भी समुद्री सीमाएं मिलेंगी। भारत को समुद्री मार्गों से होने वाले व्यापार में बड़ी सहायता मिलेगी। साथ ही सभी देशों के पानी के जहाज मिलाकर भारत के पास एक बड़ी संख्या में जहाज होंगे। तो दोस्तों, यह है अखंड भारत की ताकत। अखंड भारत में और क्या क्या परिवर्तन होंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।